वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अगर मैं पिछली दो कक्षाओं की बात करूं तो हम पढ़ चुके हैं आव्यूह की परिभाषा के बारे में, आव्यूह को निरूपित करने के तरीकों के बारे में, फिर हमने पढ़ा था आव्यूह की कोटि के बारे में और हम डिस्कस कर चुके हैं कि आव्यूह में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी। तो उसके बाद में हमने 4-5 सवाल भी किए थे, एक तो आपको होमवर्क करने के लिए भी दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने किए होंगे वो सवाल। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा भाई आव्यूह के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के प्रकार होते हैं? वैसे आव्यूह के प्रकार बहुत सारे होते हैं, पर हम वही प्रकार लेके आ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। उसके अलावा भी एक दो प्रकार और डिस्कस कर लेंगे। बाकी तो आव्यूह के प्रकार पढ़े जितने ही कम है, परंतु जो अपने काम के आ रहे हैं एनसीईआरटी में 12th में, उन पर विशेष फोकस करेंगे। बाकी भी अध्ययन तो हल्का हल्का करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम एक बहुत बढ़िया सुविचार के साथ में कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। विद्यार्थियों, जो व्यक्ति खामोश रहता है और जो मेहनत करता रहता है कंटिन्यू, आराम से रूम में बैठ के, उसको कहीं दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं है और अपने आप को रूम में सीमित करके दिन भर पढ़ाई करता रहता है, उसका रिजल्ट अपना आप बता देता है कि इस विद्यार्थी ने कितनी मेहनत की थी। तो विद्यार्थियों, आपको भी अपना जो रिजल्ट है वो मजबूत करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी और उस मेहनत से ही आपका रिजल्ट अपना आप दिखेगा। आपको बखान करने की कहीं जाके जरूरत नहीं है कि मैं 5 घंटे पढ़ता था, 4 घंटे पढ़ता हूँ, 7 घंटे पढ़ता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो ये आपका रिजल्ट अपना आप बता देगा। तो इसी सुविचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला अपना टॉपिक होगा भाई आव्यूह के प्रकार के बारे में। किस किस प्रकार की आव्यूह होती है अपने पास में। विद्यार्थियों, अगर मैं आव्यूह के प्रकार की बात करूं तो सबसे पहला जो प्रकार होता है अपने पास में वो होता है, पहले प्रकार की बात करूं तो वो होता है अपने पास में पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है, पंक्ति आव्यूह। अगर मैं दूसरे प्रकार की बात करूं मैट्रिक्स में तो दूसरा प्रकार होता है अपने पास में स्तंभ आव्यूह। इसी कड़ी में अगर मैं तीसरे प्रकार की बात कर लेता हूं तो वो होता है अपने पास में शून्य आव्यूह। अगर मैं चौथे प्रकार की बात करूं तो चौथा प्रकार है अपने पास में वर्ग आव्यूह। प्रकार नंबर 5 जो अपने पास में आता है मैट्रिक्स का, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो आता है अपने पास में, वो आता है अपने पास में विकर्ण आव्यूह। हालांकि अपने पास में ये जो प्रकार है वो ज्यादा काम में नहीं आने वाले हैं, परंतु आगे कंपटीशनों की दृष्टि से मोस्ट है ये अपने पास में। अगर मैं छठे प्रकार की बात करूं तो वो होता है अपने पास में अदिश आव्यूह। सातवां जो प्रकार है अपने पास में मैट्रिक्स में वो होता है इकाई आव्यूह, या इसी को एक और नाम होता है तत्समक आव्यूह। ये अपने पास में एनसीईआरटी में काम आने वाले एग्जाम्पल है। टोटल 7 प्रकार की आव्यूह होती है। इनके अलावा मैं आव्यूह की प्रकारों की बात करूं तो त्रिभुजाकार आव्यूह होती है भाई, त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह के फिर दो प्रकार हो जाते हैं। एक तो होता है अपने पास में ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और एक होता है अपने पास में, ये तो था अपने पास में ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, और एक दूसरा प्रकार होता है अपने पास में निम्न या निचली त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। कहने का तात्पर्य है जो अपने पास में ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होगी उसके प्रकार दो होंगे, लोअर और अपर मैट्रिक्स होगी। तो इन प्रकारों पर हम डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। अगर मैं पहले प्रकार की बात करूं जो है अपने पास में पंक्ति आव्यूह, उसकी डेफिनेशन सबके एग्जांपल लेने वाले हैं और उनसे रिलेटेड आगे जो सवाल आएंगे उन पे भी हल्का हल्का हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रकार की अगर मैं बात करूं तो पहला प्रकार होता है अपने पास में पंक्ति आव्यूह। इसकी जो परिभाषा है वो इसी के नाम में छुपी हुई है। शब्द लिखा हुआ है पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स, और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो बड़े ध्यान से सुनना, सीधे बैठ के सुनना, देखिए आराम से, नोट कॉपी हाथ में रखे, नोट कॉपी भी हाथ में रखे। तो परिभाषा कुछ इस तरह की होती है कि पंक्ति आव्यूह इस प्रकार की आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो वो अपने पास में पंक्ति आव्यूह कहलाती है। कितनी इजी परिभाषा है कि वह आव्यूह जिसमें पंक्ति केवल कितनी हो भाई अपने पास में एक। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं कि वह आव्यूह
जिसमें केवल कितनी पंक्तियां हो भाई, जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे, जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। वे आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल आप खुद ही लिख सकते हो चाहो तो बोले, जिसमें केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं तो एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया ए बी सी और डी। मैं बात करूं इसकी कोटि की, तो इसकी कोटि क्या होगी विद्यार्थियों, इसकी कोटि होने वाली है अपने पास में एक तो पंक्ति है, देखो पंक्ति कितनी है, एक है। मैं बात कर लूं कॉलम की माने स्तंभ की, तो इसमें स्तंभों की संख्या अपने पास में टोटल है भाई 4। तो इसकी अगर मैं कोटि की बात करूं तो इसकी कोटि हो चुकी है 1/4। अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या है अपने पास में 1/4 कोटि की कैसी आव्यूह है अपने पास में, पंक्ति आव्यूह। 1/4 कोटि की कौन सी आव्यूह है अपने पास में भाई, पंक्ति आव्यूह है। अगर मैं बात करूं एक कोई दूसरे एग्जांपल की, ये बराबर लिख देता हूं बी बराबर एग्जांपल लिख लेता हूं 1 2 3, और इसकी कोटि की बात करूं तो कोटि होगी अपने पास में 1/3। कारण इसके अंदर एक तो है पंक्ति और 3 इसमें क्या है भाई, स्तंभ। तो मैं लिखूंगा क्या 1/3 कोटि की स्तंभ आव्यूह है। 1/3 कोटि की कैसी आव्यूह है अपने पास में, स्तंभ आव्यूह माने कैसी आव्यूह है, कॉलम आव्यूह, सॉरी स्तंभ आव्यूह नहीं होगी भाई अपने पास में, ये होगी अपने पास में पंक्ति आव्यूह। कौन सी आव्यूह होने वाली अपने पास में, पंक्ति आव्यूह, क्योंकि जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, एक है। पंक्तियां कितनी, एक है। कोटि की कौन सी आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह। जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, पंक्ति आव्यूह। अब इसका अगर मैं जनरल फॉर्म की बात कर लूं, कोई व्यापक रूप लिख लेता हूं, ए बराबर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए आई जे, और इसकी कोटि जो मैं लिख रहा हूं, पंक्ति होनी चाहिए मेरे पास में एक, और स्तंभों की संख्या में हाल फिलहाल कितनी लिख लेता हूं इसमें n। तो इसकी कोटि है 1 × n, कहने का मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या तो एक है, स्तंभों की संख्या कितनी है, n है। तो मैं क्या लिखूंगा 1 × n कोटि की एक कैसी आव्यूह है, एक पंक्ति आव्यूह है। 1 × n कोटि की एक पंक्ति आव्यूह, ये 1 × 4 कोटि की एक पंक्ति आव्यूह है अपने पास में, और ये 1 × 3 कोटि की एक पंक्ति आव्यूह है। तो ये थे विद्यार्थियों एग्जाम्पल अपने पास में एक पंक्ति आव्यूह के। आगे की हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरा जो अपने पास में है, वो होता है भाई स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह की मैं डेफिनेशन की बात कर लूं तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि पंक्ति आव्यूह की परिभाषा हमारी क्लियर हो चुकी है। तो स्तंभ आव्यूह की परिभाषा में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। कारण पंक्ति आव्यूह की परिभाषा से संबंधित परिभाषा है अपने पास में स्तंभ आव्यूह की। पंक्ति आव्यूह की परिभाषा थी जिसमें एक पंक्ति हो, तो स्तंभ आव्यूह की परिभाषा क्या होगी, जिसमें केवल और केवल कितना स्तंभ हो, एक। तो मैं लिखूंगा वे आव्यूह जिसमें केवल एक क्या होना चाहिए भाई अपने पास में, स्तंभ हो। इसमें केवल एक स्तंभ हो, वे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे कौन सी आव्यूह बोलेंगे भाई, हम उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जिसमें स्तंभों की संख्या या हम बोलते हैं केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आपको तकलीफ देने नहीं होंगे, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। से ए बराबर मैंने लिख लिया, स्तंभ एक होना चाहिए। उदाहरण लिख लेता हूं मैं 1 2 3, इसकी कोटि लगे हाथ यहीं पे लिख लो। पंक्तियों की संख्या है 3, स्तंभों की संख्या है 1, तो ये 3 × 1 कोटि की अपने पास में कैसी आव्यूह है विद्यार्थियों, स्तंभ आव्यूह। मैं आगे क्या लिखने वाला हूं, यह है 3 × 1 कोटि की स्तंभ आव्यूह है। 3 × 1 कोटि की कैसी आव्यूह है भाई, स्तंभ आव्यूह है। अन्य कोई एग्जाम्पल लिखना चाहूं या मैं सीधा व्यापक रूप लिखना चाहूं इसका, तो व्यापक रूप मेरे पास में, इसको आप बी मैट्रिक्स लिख लो, बोले सी लिख लो, आपकी इच्छा है। कोई सी भी मैट्रिक्स आप उसको लिख सकते हो। जैसे मैं लिख लेता हूं भाई बी मैट्रिक्स बराबर, इसकी जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं बी आई जे लिख लेते हैं।
ए आई जे चल रहा, आज मैं क्या लिख लेता हूँ बी आई जे। तो बताओ देखिए इसके अंदर जनरल फॉर्म हमने पंक्ति की देख चुके हैं, तो स्तंभ की जनरल फॉर्म क्या होने वाली है? पंक्तियों की संख्या हाल फिलहाल के मान लेता हूं m, परंतु स्तंभ 100% कितना होगा इसके भीतर? एक। कारण डेफिनेशन किसकी है ये अपने पास में? स्तंभ आव्यूह की। तो मैं क्या लिखूंगा? ये है m इंटू 1 कोटि की कैसी आव्यूह है अपने पास में? स्तंभ आव्यूह। ये जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है b बराबर पी आई जे m इंटू 1, अगर इसको मैं और व्यापक रूप में लिखना पाता तो मैं किस प्रकार से लिखता भाई? किस प्रकार से बनाता? एक मैट्रिक्स लिखता क्या? b11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और चलता जाता लास्ट में लिखता mv पंक्ति पहला स्तंभ, और यहां लिख देता मैं इसकी कोटि m इंटू 1। ये हमने दो प्रकार पढ़े हैं, एक तो पंक्ति आव्यूह पढ़ी है, एक स्तंभ आव्यूह पढ़ी है। अगर मैं इन दोनों में एक कॉमन एग्जांपल की ट्राई करूं तो देखना, देखिए एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं C और उसके अंदर लिख लेता हूं मैं 2, इसकी कोटि होगी 100% 1 इंटू 1। अब बताओ देखें क्या ये पंक्ति आव्यूह है? क्या ये स्तंभ आव्यूह है क्या? तो 100% आपने अगर परिभाषा ध्यान से सुनी होगी तो आप आंसर देने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि पंक्ति की परिभाषा होती है जिसमें पंक्ति केवल एक हो, स्तंभ आव्यूह की परिभाषा होती है वे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तो इस आव्यूह की मैं बात करूं तो इसमें केवल एक पंक्ति है और एक ही केवल क्या है? स्तंभ है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये आव्यूह 1/1 कोटि की पंक्ति आव्यूह, और अपने लगे हाथ अपने पास में कौन सी आव्यूह है? पंक्ति आव्यूह, तथा कौन सी आव्यूह है अपने पास में? स्तंभ आव्यूह है। दोनों ही आव्यूह है अपने पास में भाई, पंक्ति आव्यूह भी है तथा स्तंभ आव्यूह है। ये आव्यूह 1/1 कोटि की पंक्ति आव्यूह और साथ साथ में कौन सी आव्यूह है अपने पास में? स्तंभ आव्यूह। तो थी ये विद्यार्थियों में स्तंभ आव्यूह की परिभाषा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब मैं तीसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। जो तीसरा प्रकार होता है अपने पास में वो होता है विद्यार्थियों शून्य आव्यूह की परिभाषा के बारे में। शून्य शब्द में मीनिंग छुपा हुआ है, हर मैट्रिक्स का मीनिंग उनके वर्ड में छुपा हुआ है। शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स के दो या नल मैट्रिक्स के दो, एक ही बात है। शून्य आव्यूह की परिभाषा यह होने वाली है कि एक इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट या एवरी एलिमेंट, ईच वन एलिमेंट इज जीरो। कहने का तात्पर्य वह आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाएगी जिसमें प्रत्येक आव्यूह अपने पास में जीरो हो। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, वह आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट भाई, प्रत्येक अवयव जीरो हो या अपने पास में क्या हो भाई? शून्य हो। हिंदी भाषी विद्यार्थी हो आप, वह अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य या क्या कह सकते हैं भाई? जीरो आव्यूह कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके भीतर सारे जो एलिमेंट है वो आपको क्या लिखना है भाई? जीरो। तो तकलीफ वाला उदाहरण इसमें बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? देखो मैं उदाहरण लिख लेता हूं, एक मैट्रिक्स ए बराबर सारे एलिमेंट मेरे को क्या लिखने हैं भाई? जीरो 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 जीरो। सारे एलिमेंट आप जीरो जीरो लिख दो। सारे एलिमेंट अपने पास में क्या है भाई? जीरो। इसकी मैं कोटि की बात करूं तो ये अपने पास में कोटि है 3 इंटू 3 की। अन्य कोई एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मैं a बराबर लिख लेता हूं या b बराबर लिख लेते हैं, आ चुका तो b बराबर में लिख लेता हूं 0 0 0 0। एक इस प्रकार की मैं मैट्रिक्स बना चुका हूं जिसमें प्रत्येक अवयव अपने पास में क्या है? जीरो। पर इसकी कोटि की अगर मैं बात करूं तो इसमें पंक्तियां तो है 2, और अगर मैं स्तंभ की बात करूं तो इसमें टोटल स्तंभ है अपने पास में 4। तो इस कोटि, इसकी आव्यूह की कोटि क्या पड़ने वाली है अपने पास में? 2 इंटू 4। तो ये अपने पास में जो मैट्रिक्स है ये है 3 इंटू 4 क्रम की, सॉरी 3 इंटू 3 क्रम की, 3 इंटू 3 क्रम की अपने पास में कैसी आव्यूह है भाई? 3 इंटू 3 क्रम की कैसी आव्यूह है? शून्य आव्यूह है। 3 इंटू 3 क्रम की शून्य आव्यूह। मैं बात करूं इस मैट्रिक्स की तो ये क्या है अपने पास में? ये है
पंक्तियां हैं 2, स्तंभ है 4, तो 2 इंटू 4 क्रम की कैसी अवयव है अपने पास में? शून्य अवयव। कारण इसका प्रत्येक अवयव जो है वो अपने पास में क्या है भाई? 0। ये अपने पास में 2 इंटू 4 क्रम की क्या अपने पास में अवयव है? शून्य अवयव। अब बात करें अगर शून्य अवयव को दिखाने का तरीका क्या होगा, तो शून्य अवयव को दिखाने का जो अपने पास में तरीका होता है, शून्य अवयव को या जीरो मैट्रिक्स को, शून्य अवयव को जीरो नहीं लिखते, थोड़ा जीरो को ऐसे अगर मैं डार्क कर दूं, जीरो को थोड़ा सा डार्क इस प्रकार से, शून्य अवयव को ये जीरो वाले को डार्क करके से प्रदर्शित करते हैं। कहने का तात्पर्य अगर कभी भी ऐसा घोड़ा बना के थोड़ा डार्क कलर का है तो समझ जाना अपने पास में किस अवयव को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने पास में जीरो मैट्रिक्स को, तो उस जगह आपने क्या लिखना है? शून्य अवयव। इसकी भी आप परिभाषा लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। अगर मैं आगे की परिभाषा की बात करूं चौथी मैट्रिक्स की, तो वो मैट्रिक्स आ चुकी है भाई वर्ग अवयव। मीनिंग छुपा हुआ है नाम में, परिभाषा सोचो, देके दिमाग की घोड़े दौड़ो। वर्ग अवयव, वर्ग माने क्या होता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर वर्ग अगर शब्दों पे गौर कर दो, छोटी क्लास में अगर मैं आपसे पढ़ा है तो परिभाषा अगर मैं पूछना चाहूं कि वर्ग क्या होता है, तो आप वर्ग की परिभाषा क्या बताने वाला हो? जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो? सेम हो, तो अपने पास में उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आपने पढ़ा ही होगा, भुज स्क्वायर होता है। लंबाई चौड़ाई सेम होने का तात्पर्य मैट्रिक्स में क्या होने वाला है अगर आप सोचो तो मैट्रिक्स में लंबाई चौड़ाई से तात्पर्य होगा कि वह अवयव जिसमें जो अपने पास में पंक्तियां लिखी हुई है और जो स्तंभ लिखे हुए हैं वो दोनों आपस में क्या है भाई? समान। तो वो जो अवयव होगी वो अपने पास में कैसी अवयव होगी? वर्ग अवयव। तो परिभाषा पर अगर हम जाएं तो वह अवयव जिसमें, ये मोस्ट है भाई एग्जाम की दृष्टि से, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, वे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, वे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? अपने पास में समान हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उसे वर्ग अवयव कहने वाले हैं। अब आप एग्जाम्पल की बात कर लो जिसमें पंक्तियां संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या है? समान है। तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। इसकी कोई एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लिख लेना भी, ए बराबर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। आपको क्या बनानी? पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान, -1 0 2 3 लिख लेता हूं मैं। इसमें अगर आप गौर करो तो पंक्तियों की संख्या बोलो कितनी है? देखें 2, और स्तंभों की संख्या भी कितनी है अपने पास में? 2। तो मैं ये लिख देता हूं इसका कर्म 2/2। एक अन्य को एग्जाम्पल की ट्राई करें, b बराबर 3 0 0 -1 0 2 0 0 5 मैं लिख देता हूं। अपने मन से आप कुछ भी उदाहरण लिख सकते हो। शर्त क्या है? उस सवाल में अपने पास में पंक्ति और स्तंभों की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। इस अवयव की अगर मैं कोटि की बात करूं तो ये अपने पास में 3 इंटू 3 की, तो मैं इसमें लिख सकता हूं ये क्या है अपने पास में 2 इंटू ये है 2 इंटू 2 क्रम की कैसी अवयव है? क्रम की वर्ग अवयव है। इस अवयव की बात कर ले हम तो क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 क्रम की कैसी अवयव है? वर्ग अवयव है। अगर मैं बात करूं इस वर्ग अवयव की तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है ही। इसके अलावा अपने जो भी कंपटीशन के एग्जाम हो गए उनकी दृष्टि से भी वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि आगे की जितनी भी मैट्रिक्स है अपने वो सारी मैट्रिक्स इस पर टिकी हुई है। किस पर? वर्ग अवयव पर। तो वर्ग अवयव पर मैं एग्जाम्पल अगर आपसे पूछूं, c बराबर लिखा हुआ है अपने पास में 0 0 0 और 0, क्या ये वर्ग अवयव है? क्या मैंने कहा आपको परिभाषा वर्ग अवयव की यही होगी जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या समान है। मैं गौर करूं इस अवयव में तो इसकी कोटि है 2 इंटू 2 की। इसकी कोटि क्या है? 2 इंटू 2 की। तो ये अपने पास में पंक्ति स्तंभों की संख्या समान आ रही है, तो 100% ये जो अवयव है अपने पास में कैसी अवयव है? वर्ग अवयव।
ये आव्यूह कैसी है अपने पास में, वर्ग आव्यूह है। इसके साथ साथ में ये जो आव्यूह है अपने पास में वो मेरे ख्याल से जीरो मैट्रिक्स भी है, शून्य आव्यूह भी है, शून्य आव्यूह है। तो एक ही मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह भी हो सकती है और साथ साथ में अपने पास में कैसी आव्यूह हो सकती है, शून्य आव्यूह भी हो सकती है। तो अगर कोई आव्यूह अपने पास में जो शून्य आव्यूह है और उसमें पंक्ति स्तंभों की संख्या समान है तो वो 100% वर्ग आव्यूह भी होगी। तो ये था भाई अपने पास में वर्ग आव्यूह की हल्की हल्की डिस्कस। इसका अगर मैं व्यापक रूप लिखना चाहिए, अगर मैं बोल दूं नोट लगा के लिखना चाहिए तो नोट लगा के क्या लिखने वाले हैं भाई, एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे और यहां लिख सकते हैं हम m इंटू एन एक वर्ग आव्यूह होगी, एक वर्ग आव्यूह होगी यदि एक आव्यूह a बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह होगी यदि, क्या शर्त है भाई, शर्त होगी अपने पास में इसमें कि यदि n बराबर क्या होना चाहिए भाई, n हो, यदि m बराबर n, ये अपने परिभाषा होती है वर्ग और ये अपने पास में इसका आ चुका है भाई नोट, जिसमें m और n आपस में क्या होने चाहिए भाई, बराबर। अगर मैं वर्ग आव्यूह की परिभाषा की डिस्कस कर चुके हैं तो ये जो m बराबर n हो चुका है तो अब a बराबर क्या बनने वाला, देखो a बराबर बन चुका है a आई जे। अब मैं m और n बराबर है तो दोनों जगह n इंटू n लिख लेता हूं। अब इसको पढ़ेंगे क्या, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं लिखा आएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ऐसे नहीं लिखेगा, वो सीधा बोलेगा 2 कोटि की वर्ग आव्यूह, 3 कोटि की वर्ग आव्यूह, 5 कोटि की वर्ग आव्यूह। इसकी बात करूं तो n इंटू n लिखा हुआ है, हम जो पुराना पढ़ता है उसके हिसाब से अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखने वाला हूं यह n इंटू n कोटि की एक वर्ग आव्यूह है। परंतु जो वर्ग आव्यूह में हकीकत में जो लिखा जाता है उसको ये लिखा जाता है यह n कोटि की एक वर्ग आव्यूह है। ये क्या है भाई अपने पास में n कोटि की एक वर्ग आव्यूह है। तो आप समझ चुके होंगे अगर मेरे को कभी इस प्रकार की मैट्रिक्स दिख गई 1 2 3 4 मैट्रिक्स दिख गई, कोटि बोलो 2 इंटू 2, तो क्या लिखने वाला हूं मैं, यह 2 कोटि की क्या है भाई, 2 कोटि की एक वर्ग आव्यूह है। 2 बाई 2 नहीं लिख के 2 कोटि की एक वर्ग आव्यूह है। तो ये था अपने पास में वर्ग आव्यूह, जैसे हमने पहले लिखा था, इसमें क्या लिखा था अपने 2 इंटू 2 क्रम की एक वर्ग आव्यूह, 3 इंटू 3 क्रम की एक वर्ग आव्यूह। हालांकि ये लिखा हुआ गलत नहीं है, परंतु अपने जो प्रश्न बनेंगे उसमें इसको सीधा लिखा आएगा क्या, 2 क्रम की क्या है भाई, वर्ग आव्यूह है। इसको क्या लिखेगा वो, 3 क्रम की क्या है अपने पास में, वर्ग आव्यूह। तो ये था अपने पास में वर्ग आव्यूह से रिलेटेड टॉपिक। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, प्रश्न में ज्यादातर ये आएगा जो मैंने नीचे अब नया लिखा है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थी अपने पास में वर्ग आव्यूह। नोट को मत भूलना भाई, जो हमने नोट लिखा है इस नोट को विशेष ध्यान रखना। वर्ग आव्यूह के बाद में अपनी परिभाषा आ जाती है अदिश आव्यूह की परिभाषा, सॉरी विकर्ण आव्यूह की परिभाषा। विकर्ण आव्यूह की मैं बात करूं विद्यार्थियों तो विकर्ण आव्यूह है जो वो पूरी की पूरी वर्ग आव्यूह पर ही टिकी हुई है। वर्ग आव्यूह की परिभाषा से अपने पास में विकर्ण आव्यूह की परिभाषा आ जाती है। विकर्ण आव्यूह की जो परिभाषा होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि वह आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाएगी। बड़े ध्यान से सुनना देते, वह आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाएगी जिसमें वह आयु विकर्ण आव्यूह कहलाएगी जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव 0 हो। मुख्य विकर्ण बोल दिया, ये क्या बीमारी आ चुकी है, मुख्य विकर्ण जो बीमारी है वो आएगी अपने वर्ग आव्यूह से। वर्ग आव्यूह की मैं परिभाषा की बात करूं तो वर्ग आव्यूह ये थी अपने पास में, और इसमें जो ये लिखा हुआ था ये बड़ा आइटम, इसकी अगर मैं बात करूं ये जो आइटम है अपने पास में, ये अपने पास में है भाई मुख्य विकर्ण। हमेशा ध्यान रखना जो विकर्ण बनेगा अपने पास में वर्ग आव्यूह में बनेगा। इसकी मैं बात कर लूं इसमें तो अपने पास में जो ये वाला विकर्ण है, इस वाला विकर्ण, ये अपने पास में कैसा विकर्ण है भाई, मुख्य विकर्ण। इस प्रकार का विकर्ण है मुख्य विकर्ण। तो और भी उदाहरण अगर मैं देखूं इसमें देख लो, ये वाला विकर्ण किस प्रकार का विकर्ण है भाई, मुख्य विकर्ण।
अब वापस मैं परिभाषा पर आ रहा हूं। कौन सी अवयव पढ़ रहे थे हम? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव की परिभाषा होगी वे अवयव, अवयव के साथ में एक वर्ड अटैच कर रहा हूं, वे वर्ग अवयव। कहने का मतलब मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि वहां पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होने वाली है? समान है। वे वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, वे वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो। अगर मैं परिभाषा लिखूं, परिभाषा लिख लेते हैं, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण में बता चुका हूं भाई, प्रिंसिपल डायगोनल, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव, अतिरिक्त अन्य सभी अवयव जीरो हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो, या अपने पास में क्या हो? जीरो हो। उसे हम क्या बोलने वाले हैं? उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। शब्दों पर गौर करना बच्चों। क्या था? वे वर्ग अवयव, मतलब पहली चीज क्लियर कर दी कि वो अवयव होगी जो कैसी होगी? अपने पास में वर्ग अवयव होगी, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव अपने पास में क्या हो गई? जीरो। एग्जांपल ले लेते, एग्जांपल शानदार शानदार लेना है ताकि आपके क्लियर हो जाए सारी चीजें। एग्जांपल की मैं बात करूं, ए बराबर, सबसे पहली चीज वे कैसी अवयव होनी चाहिए? वर्ग अवयव। तो मैं वर्ग अवयव बनाने के लिए एक पहले मुख्य विकर्ण के अवयव, ये हो गए मुख्य विकर्ण के अवयव, इनके अतिरिक्त बाकी सारे अवयव जीरो। तो पहले तुमको क्लियर कर दो, ये रहा जीरो, ये रहा जीरो। अब इनको आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये अवयव कुछ भी हो सकते हैं भाई, -1 2। क्या बोला था? मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव क्या होने चाहिए भाई? जीरो। अच्छा, जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो कैसे होने चाहिए? मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव ये कैसे होने चाहिए? तो ये बड़ी मजेदार बात है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो क्या हो सकते हैं? कुछ भी। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो सकते हैं भाई? कुछ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? 0 0 0 0। बात क्या चली है कि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, ये था मुख्य विकर्ण, इसके अतिरिक्त बाकी अवयव क्या होना चाहिए? जीरो। इसको छोड़कर बाकी क्या है? जीरो। मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए? मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। तो मुख्य विकर्ण के अवयव मैंने क्या लिख दिया? 0 0। कुछ भी की जगह 0 0 लिख दिया। तो ये अपने पास में जो अवयव बनी हुई है वो किस प्रकार की अवयव है? विकर्ण अवयव। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि शून्य अवयव भी कभी कभी क्या बन सकती है अपने पास में? विकर्ण अवयव। शर्त क्या है उसकी भाई अपने पास में? कि वो एक अपने पास में वर्ग अवयव होनी चाहिए। तो ये थी अपने पास में विकर्ण अवयव की परिभाषा, जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या होंगे भाई? शून्य होंगे। आप इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हो, जिसमें मैं एग्जांपल बी बराबर लिख देता हूं, ये 1 2 3 लिख देते हैं। बाकी सारे क्या होने चाहिए अपने पास में? जीरो। मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे होने चाहिए? कुछ भी हो सकते हैं। ये भी अपने पास में एक एग्जांपल होता है किस प्रकार के अवयव का? विकर्ण अवयव का। ये जो अपने पास में 40 है, इसकी 3 × 3 है, लिखूंगा क्या? 3 क्रम की विकर्ण अवयव है। 3 क्रम की किस प्रकार की अवयव है भाई? विकर्ण अवयव है। तो ये था अपने पास में विकर्ण अवयव की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल। आगे आ जाते हैं। अगला जो प्रकार आता है भाई अपने आता है अदिश अवयव का प्रकार। इसके अंदर मैट्रिक्स का प्रकार। अदिश अवयव क्या होती है? अदिश अवयव की मैं बात करूं तो ये अपने पास में जैसे पहले पढ़ा था वर्ग, वर्ग के बाद में आया था विकर्ण, अब विकर्ण के बाद में क्या है? अदिश। वर्ग से विकर्ण बना था, विकर्ण से क्या बनने वाला है? अदिश। शब्दों को गौर करना। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अन्य सभी अवयव जीरो हो। वे वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, अन्य सभी अवयव क्या हो गई? जीरो। अगर मैं इसको इस प्रकार बोल दूं कि वह विकर्ण अवयव जिसमें, वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो समान है, तो अपने पास में परिभाषा सीधी बन जाएगी। क्या अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? वे वर्ग अवयव
जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त ना, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव, अन्य सभी अवयव 0 हो तथा मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव अपने पास में कैसे होने चाहिए? मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो गई? समान हो। डेफिनेशन बनी हुई है, वे वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे 0 हो, और जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो अपने पास में कैसे होने चाहिए भाई? समान। इसी परिभाषा का अगर दूसरा रूप हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वे विकर्ण अवयव। अब विकर्ण बोलते ही एक मीनिंग तो कंप्लीट हो चुका है कि मुख्य विकर्ण के बाकी सारे अवयव क्या है? 0। तो वे विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। बस क्लियर हो गया? वे अवयव जिसमें, सॉरी, वे विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो गई? समान हो, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? अदिश अवयव। मैं एग्जाम्पलों की बात करूं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ए बराबर मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव 0। पहले तो उनको क्लियर कर लेते हैं, मुख्य विकर्ण पर बॉक्स बना लेते हैं। ये मुख्य विकर्ण हो गया अपने पास में। इसके अलावा पहले सारे अवयव 0 पटको, ये हो गए 0। अब जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो अपने पास में क्या होने चाहिए भाई? समान होने चाहिए। कुछ भी हो परंतु होने कैसे चाहिए? समान। लिख लू क्या? 2 2 2। गौर करो, देखो आराम से, सीधे बैठो, देखो 2 2 2 0 0 0 0 0 0। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव कैसे हैं? 0। और जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो कैसे हैं भाई? समान, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2। अन्य एग्जाम्पल की मैं बात करूं, b बराबर है, तो एग्जाम्पल ये लिख सकता हूं मैं क्या? के और के। यह लिख सकता हूं 0 0 40 बोलो 3 इंटू 3। इसका मतलब इसकी 40 बोलो 3 इंटू 3। 100% हो गया कि वर्ग अवयव तो है, विकर्ण अवयव भी है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या है? 0। इसके अलावा इसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो कैसे हैं भाई? समान है। तो अपने पास में जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? अदिश अवयव का। तो इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है? 3 कोटि की किस प्रकार की अवयव है? अदिश अवयव। तो यहां पर एक मैं पंक्ति बोल सकता हूं कि प्रत्येक अपने पास में जो अदिश अवयव है, प्रत्येक अदिश अवयव विकर्ण अवयव होगी। प्रत्येक अदिश अवयव क्या होगी? विकर्ण अवयव। उसका कारण पता चला, विकर्ण अवयव की परिभाषा, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे 0। इसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे क्या है? 0। तो प्रत्येक अदिश अवयव किस प्रकार की अवयव होगी? विकर्ण अवयव। परंतु प्रत्येक विकर्ण अवयव का अदिश अवयव होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल की बात कर लूं मैं, एक विकर्ण अवयव ले लेता हूं। ये मैंने एक विकर्ण अवयव ले ली जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या है? 0। वो विकर्ण अवयव होती है, परंतु ये अपने पास में अदिश अवयव नहीं है, अदिश अवयव नहीं है। उसका कारण हमें पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो समान नहीं है। अब इसमें ये अपने पास में किस प्रकार के अवयव है? ये विकर्ण अवयव भी है। कारण मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या है? 0, विकर्ण अवयव। तो ये थी बच्चों अपने पास में अदिश अवयव की डेफिनेशन। अब अपने पास में आ जाते हैं एनसीईआरटी में जो दे रखी है उससे लास्ट परिभाषा, और वो होती है अपने पास में तत्समक अवयव की परिभाषा, या इसी को क्या बोला जाता है? इकाई अवयव, तत्समक अवयव। और दूसरा नाम क्या होता है? इकाई अवयव कह दो, यूनिट मैट्रिक्स कह दो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह दो। क्या पढ़ रहा है, कर्म कैसे चल रहा है वो गौर करना। देखो वर्ग से बात कर लेता हूं। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव से क्या बना हुआ अपने पास में? वर्ग अवयव से बना हुआ है बच्चों अपने पास में विकर्ण अवयव। कंपैरिजन करने से गणित बिल्कुल आसान हो जाएगी। विकर्ण अवयव से अपने पास में क्या बना हुआ है? अदिश अवयव। अदिश अवयव से अपने पास में बनेगी, वो बनेगी अपने पास में तत्समक अवयव। बिल्कुल आसान है।
तो देखो वर्ग आव्यूह में क्या था, पंक्ति स्तंभ की संख्या समान। विकर्ण आव्यूह में क्या था, वर्ग तो होनी चाहिए, वर्ग तो होनी चाहिए, उसके अलावा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव जीरो। विकर्ण तो होनी चाहिए परंतु मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान। अदिश अवयव क्या है, अदिश तो होनी चाहिए, इसके अलावा जो मुख्य विकर्ण के अवयव है समान तो होंगे, अदिश है तो, परंतु जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो होने चाहिए एक एक एक। इस प्रकार का अगर एलिमेंट है तो उसे हम बोलने वाले हैं इकाई अवयव। परिभाषा लिख लेते हैं, वह अवयव जिसमें, अच्छा इसको अगर हम ढंग से और लिखे ताकि सारा क्लियर हो जाए अपने पास में, क्या लिखे, किस प्रकार की अवयव होगी, अदिश तो होगी होगी, तो इसको पूरा ही खत्म ही कर देते हैं ना अपने एक ही लाइन में, वह अदिश अवयव। अब अदिश हो चुका है तो वर्ग है विकर्ण है, ये पहले अपने आप में अंडरस्टूड हो जाना भाई। वे अदिश अवयव मतलब मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव कैसे हैं, जीरो। वे अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, अदिश में समान तो होते ही है, सभी अवयव एक या वन एक हो। अपने पास में वे अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, अपने पास में एक हो, उसे हम क्या बोलने वाले हैं भाई, इकाई अवयव। तो लिखेंगे एक उदाहरण, एग्जांपल ले लेते हैं, ये मोस्ट है भाई, एग्जाम में इसका सवाल पूछा गया। लिख लेता हूं 1001, इसकी कोटि बोलो देखिए कितनी है, इसकी कोटि है 2 × 2। क्या क्या है ये देखो, बताओ देखिए, ये वर्ग अवयव है क्या, हाँ ये वर्ग अवयव है, कारण क्योंकि इसमें पंक्ति स्तंभ की संख्या क्या है, समान। क्या ये विकर्ण अवयव भी है, कारण क्या है विकर्ण अवयव होने का, क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या है, जीरो। क्या ये अदिश अवयव है, हाँ ये अदिश अवयव भी है, कारण क्योंकि अदिश अवयव की परिभाषा क्या होती है, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान और बाकी सारे जीरो। और उसके साथ साथ ये किस प्रकार की अवयव है भाई, इकाई अवयव। तो एक ही एग्जांपल से कितनी चीजें क्लियर हो रही है, वर्ग विकर्ण अदिश इकाई। अगर मैं बात करूं एक अन्य एग्जांपल की जो बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड में सवाल था, एक 3x3 कोटि की तत्समक अवयव लिखो, तत्समक अवयव, एक 3x3 कोटि की तत्समक अवयव। तो मैं लिखूंगा क्या, तत्समक अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक, 3x3 तो 3 लिख दिए, बाकी सारे जीरो। ये हो गई अपने पास में 3x3 कोटि की किस प्रकार की अवयव, तत्समक अवयव। लिख सकते हो 3 क्रम की कैसी अवयव है अपने पास में, तत्समक अवयव, 3 कोटि की तत्समक अवयव। अब अगर तत्समक अवयव को मैं रिप्रेजेंट करने के तरीके की बात करूं कि तत्समक अवयव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है अपने पास में, तत्समक अवयव को प्रदर्शित करने का तरीका देखो तत्समक अवयव, तत्समक अवयव को IN से दर्शाते हैं। जैसे शून्य अवयव को ऐसे जीरो करके थोड़ा ज्यादा काला कर देते, उसी प्रकार से तत्समक अवयव को IN से दर्शाते हैं। अब IN में जो n है, जहां n बराबर अपने पास में उसकी होगी भाई कोटि, n अपने पास में क्या होने वाली है, कोटि, या n को हम बोल सकते हैं क्रम। जैसे कि मैं बोल दूं कोटि क्रम सेम होते हैं अपने पास में, या इसको ऐसे बोल सकते हैं n बराबर अवयव का क्रम। तो n जैसे ही लिखा हुआ है उसको समझ लेना भाई n × n है। तो अगर किसी ने लिख दिया I2, इसका तात्पर्य क्या होगा, 2/2 की एक किस प्रकार की अवयव है अपने पास में, तत्समक अवयव। तो लिखूंगा क्या मैं इसको 1 0 0 1, या n का तात्पर्य n × n कोटि, और I2 का मतलब 1 0 0 1, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी है, 2 × 2। तो लिखूंगा क्या मैं इसको 2 कोटि की तत्समक अवयव। और इसको हम क्या लिखने वाले हैं भाई, ये वाले अवयव है अपने पास में, इसको क्या लिखेंगे हम I3। क्यों, क्योंकि 3 कोटि की ये अपने पास में क्या है, तत्समक अवयव। तो ये थी अपने पास में 5 परिभाषाएं। उसके आगे की जो अपने पास में परिभाषाएं होगी, जिसमें त्रिभुजाकार है, ऊपरी त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार,
उसके अलावा अपने पास में 2 आयु समान कब होगी, और उसके बाद में हम इस चैप्टर के 3.1 के एग्जाम्पल लेके आएंगे, और उसके अलावा हम 3.1 एक्सरसाइज के सवाल करने वाले हैं। तो इसमें जितने भी अपने पास में सवाल है उन पर जाके घर जाके मिलाना, 3.1 की समस्या होगी वो हम सोल्व करेंगे, बाकी 3.1 की हम कल डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे लगभग। बहुत बहुत धन्यवाद।